गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को आपके लिए 8 गट अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए हमने अध्याय जो है इतिहास के बाद भूगोल के बाद हम लोग राजनीति शास्त्र का हम लोगों ने पहला अध्याय लेके आए हैं। चलिए देखते हैं राजनीति शास्त्र का जो है राजनीतिक जीवन जो है उसका पहला अध्याय क्या है, भारतीय संविधान। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले के जो वीडियोस हैं इसमें हमने आपको इतिहास का फर्स्ट अध्याय और आपका भूगोल का पहला अध्याय आपको प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब में जाकर चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला अध्याय क्या है, इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। अध्याय 1, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान, इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं, तो ऑप्शन दिया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या लाला लाजपत राय। तो क्या है, भारतीय संविधान के जनक किसे माना जाता है, यहाँ पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को माना जाता है। ठीक है, या भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, संघवाद से आशय है। तो संघवाद से क्या है, ऑप्शन दिया देश में एक से अधिक संघों के होने से, देश में एक से अधिक राज्यों के होने से, देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार होने से, या देश में एक से अधिक राज्यों के लोगों को होने से। ठीक है, तो आपको सही में क्या है, आपका देश के एक से अधिक संघों के होने से संघवाद के आशय को जाना जाता है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन जो है, जो सेकंड का जो सही आंसर किया जाएगा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तीसरा क्या है, देश का शासन चलाने हेतु आवश्यक नियमों का संग्रह कहलाता है। तो ऑप्शन दिया है साहित्यिक ग्रंथ, संविधान, ऐतिहासिक दस्तावेज या फिर संग्रहालय। तो देश का शासन चलाने के लिए आवश्यक नियमों का जो संग्रह होता है उसको बोलते हैं संविधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा क्या दिया है, संविधान के अनुसार सरकार का अंग नहीं है। तो आपको दिया है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। तो आपका विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो आपका संविधान के अनुसार सरकार का अंग है, लेकिन जो है प्रेस ये नहीं। ठीक है, चलिए पांचवा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति को अनाधिकृत या अकारण रूप से थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया है समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो क्या जाएगा इसमें, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये यूज कर सकता है। क्वेश्चन देखते हैं सिक्स क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन ए पहला है, संघीय शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्य के कार्यक्षेत्रों का विभाजन संविधान में संघ सूची, राज्य सूची व खालिस्तान सूची में समाहित है। तो आपका जाएगा इसमें आंसर समवर्ती सूची। ठीक है, एक तो है आपका संविधान में संघवर्ती सूची भी है, राज्यवर्ती सूची भी है। ठीक है, राज्य सूची और आपका समवर्ती सूची। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बी, कह दिया हमारे देश में सरकार खालिस्तान स्तर पर कार्य करती है। तो हमारे देश में जो सरकार है कितने, 3 स्तर पर काम करती है। क्वेश्चन देखिए तीसरा क्या दिया है, खालिस्तान महत्व के मामलों पर राज्य को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। तो क्या जाएगा इसमें आपका, राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर राज्य को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना होता है। क्वेश्चन नंबर डी देखिए क्या दिया है, सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून बनाना और उसे खालिस्तान करना। सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है, कानून बनाना और उसे लागू करना। ये किसकी जिम्मेदारी होती है, सरकार की होती है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए ई क्या दिया है, संसदीय शासन पद्धति में खालिस्तान अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। तो संसदीय शासन पद्धति में जनता जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। इसका आंसर आपको देना है कि किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे, किसी भी देश के लिए संविधान की जरूरत होने के प्रमुख कारण निम्न है। पहला क्या है, न्याय की स्थापना। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप, आदर्शों को सूत्रबद्ध करना। तीसरा क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना। इस तरह से आप तीन इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ। तो नेपाल में जो राजतंत्र है 28 मई 2008 के दिन नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 9, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्या जाएगा इसका आंसर, नेपाल में पहले जो संविधान था उसकी कार्यकारी शक्तियां राजा के हाथ में केंद्रित थी। उस संविधान में वे आदर्श निहित नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए नेपाल में संविधान होते हुए भी उसे संविधान की जरूरत पड़ी। ठीक है, मतलब क्या हुआ था कि नेपाल में जो संविधान था वो किसके अंडर में था, वो राजा के अंडर में था, राजा ही सब कुछ करता था। लेकिन बाद में जब राजतंत्र जब खत्म हुआ, जब वहाँ पे लोकतंत्र आया, तो वहाँ पे क्या है, फिर से नया संविधान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया है एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे। तो क्या आंसर आएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया। इसके निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। आपको ये अच्छे से याद रखना है कि हमारे भारतीय संविधान के गठन में
कितना समय लगा? तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान का गठन 19 जुलाई जुलाई को 1940 में किया गया था और इसके निर्माण में जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर देना होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 क्या दिया है, संघवाद से क्या तात्पर्य है? तो संघवाद का अर्थ देश के एक से ज्यादा स्तर की सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर भी सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर भी सरकारें हैं और पंचायती राज व्यवस्था शासन का तीसरा स्तर है, इसलिए हमारे यहाँ पे तीन तीन स्तर पे जो है सरकारें चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य उस अधिकार से है जिसमें किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त हो। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग, रंग या नस्ल आदि का हो, उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो। ठीक है, ये क्या है, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है। ये आप अच्छे से आपकी नोटबुक में लिख सकते हैं, आपकी जो एडमिट अभ्यास पुस्तिका है इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का दिया है, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखिए, कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का, कि संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं, पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका। कानून के लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है 14, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की जो है अंतरात्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। मौलिक अधिकार देश में सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। हमारे मौलिक अधिकार 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 क्या दिया है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंडन क्यों जोड़ा जोड़ा गया है? ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है नीति निर्देशक तत्वों का खंडन क्यों, संविधान सभा के सदस्यों ने यह खंड इसलिए जोड़ा था ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाए जा सके। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों को मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह दिया, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, उनके नाम लिखिए और किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो हमारे जो मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जिसमें से आपका है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब देखिए दो हम लोग इसके बारे में, दो जो है मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताते हैं। पहला है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। संविधान में कहा गया है कि मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी का पर रखना अपराध होता है। ये आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो ये 2 आपके मौलिक अधिकार जो है आपको नोट डाउन कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या दिया है, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन क्यों किया जाता है? तो विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार किसी भी शाखा द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। इन सभी अंगों की शक्तियाँ एक दूसरे से अलग होगी। शक्तियों के इन बंटवारे के आधार पर प्रत्येक अंग एक दूसरे अंग पर अंकुश लगा सकता है और इस तरह तीनों अंगों के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। तो इसलिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों क्या है, अलग अलग शक्तियां हैं, विभाजित किया गया है और तीनों ही एक दूसरे पर नजर रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या दिया हुआ है 18 नंबर का, क्या किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक है? ये क्वेश्चन दिया है, तो इसका आंसर है किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष पृष्ठभूमि से होना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति खुद चुनाव भी लड़ सकता है, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी भी कैसी भी क्यों ना हो। ठीक है, ये आपका ये आंसर आप कक्षा 8वीं के जो है 18 नंबर क्वेश्चन है उसमें आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पॉलिटिक्स है, राजनीति था, उसका हमने एडमिट का पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है। इसको आपने जो एडमिट अभ्यास पुस्तिका है उसमें अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। इसके आंसर बहुत ही आसान तरीके में आपको दिए हुए हैं और इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।